दोस्तों आज हम पढ़ेंगे द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, जिसे लिखा है नाना पालकीवाला ने। दोस्तों ये कोई कहानी नहीं है, ये एक आर्टिकल है जो इंडियन एक्सप्रेस नाम के न्यूज़पेपर में छपा था 1994 में। एलिंग का मतलब होता है बीमार। तो इस आर्टिकल में नानी पालकीवाला ने बताया है कि हमारी दुनिया बीमार हो चुकी है। डेवलपमेंट के नाम पर हम लोगों ने इतना ज़्यादा पॉल्यूट कर दिया है दुनिया को कि ये बीमार हो चुकी है। One cannot recall any movement in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago. कहते हैं कि हिस्ट्री में कोई भी ऐसा मूवमेंट ध्यान में नहीं आता जो इतना अफेक्टिव रहा हो, जो इतना ज़्यादा पावरफुल रहा हो। इस आंदोलन ने बहुत ही कम समय में पूरी दुनिया के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कौन से मूवमेंट की बात हो रही है? यहाँ पे ग्रीन मूवमेंट की बात हो रही है। और घुमा फिरा कर ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही बड़ा मूवमेंट था और ये मूवमेंट लगभग 25 साल पहले शुरू हुआ था। बात आ रही है समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी फिल्में रिलीज़ होती रहती हैं हर हफ्ते। अभी सैयारा आई थी, पठान है, जवान है, एक था टाइगर है, बहुत सारी फिल्में रिलीज़ होती रहती हैं। लेकिन क्या सभी फिल्मों की बात होती है? अगर आप देखो मुग़ल आज़म को, शोले को, कितनी पुरानी फिल्में हैं लेकिन अभी तक उनकी बात होती है, अभी तक चर्चा होती है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं कि मूवमेंट तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन जो ग्रीन मूवमेंट आया था ना हिस्ट्री में, वो बहुत ही बड़ा था, बहुत ही पावरफुल था। और हिस्ट्री में शायद इतना बड़ा, इतना पावरफुल मूवमेंट आया ही नहीं जिसने लोगों का ध्यान इतनी तेज़ी से अपनी ओर खींचा हो। इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक। अब देखो, कहते हैं कि 1972 में पहली बार नेशन वाइड ग्रीन पार्टी बनी थी। और कहाँ बनी थी? न्यूजीलैंड में बनी थी। कहते हैं कि तब से लेकर अब तक इस मूवमेंट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहने का मतलब ये है कि 1972 में जब पहली बार नेशन वाइड ग्रीन पार्टी बनी, उसके बाद से मूवमेंट बड़ा होता गया, होता गया, होता ही गया। इसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। तो राइटर अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो आप समझ जाओ कि 1994 की बात हो रही है, क्योंकि ये आर्टिकल 1994 में लिखा गया था। We have shifted one hopes irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. दोस्तों पहले हम लोग दुनिया को मशीन समझते थे, आलू डालो सोना निकालो। कहने का मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज हैं ना दुनिया के, उसको इस्तेमाल करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। पानी है उसको वेस्ट करे जा रहे हैं, पेड़ हैं उसको काटे जा रहे हैं, पानी को बर्बाद करे जा रहे हैं, पेड़ों को काटे जा रहे हैं, पॉल्यूशन को फैलाए जा रहे हैं। लेकिन अब हम इंसानों की सोच में बदलाव आया है। अब हमारा व्यू हो गया होलिस्टिक और इकोलॉजिकल। होलिस्टिक का मतलब होता है कि पूरी दुनिया को एक साथ देखना। जैसे पानी अलग है, हवा अलग है, मिट्टी अलग है, लेकिन जब आप इन सभी चीज़ों को एक साथ मिलकर देखो, आप ये सोचो कि पानी, मिट्टी, हवा एक ही है, एक ही दुनिया में है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो उसको कहते हैं होलिस्टिक व्यू। अलग अलग नहीं देख रहे आप, हवा को अलग नहीं देख रहे, ज़मीन को अलग नहीं देख रहे, तो वो हो गया होलिस्टिक व्यू, जब आप बड़ी पिक्चर देखते हो। कहने का मतलब ये है कि हमें सिर्फ पानी को साफ़ नहीं करना, हमें सिर्फ हवा को साफ़ नहीं करना, हमें सिर्फ पेड़ को बचाना नहीं है, हमें सिर्फ ज़मीन को फर्टाइल नहीं बनाना, हमें सारी चीज़ें एक साथ करनी हैं। और इकोलॉजिकल व्यू का मतलब ये है कि सारे इंसान, पेड़, जानवर, पानी, मिट्टी, हवा, ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हर किसी को एक दूसरे की ज़रूरत है। पानी डलेगा हरियाली पर, पेड़ उगेंगे, पेड़ों को जानवर खाएंगे, जानवरों को हम खाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको समझाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम दुनिया को मशीन की तरह ट्रीट नहीं कर रहे। अब हमारे ये बात समझ में आ गई है कि अगर हमें दुनिया में रहना है तो दुनिया को भी अच्छी तरह से रखना पड़ेगा। हम इस दुनिया से जुड़े हुए हैं, दुनिया से अलग नहीं है। अगर इस दुनिया में रहना है तो दुनिया को भी सही तरह से रखना पड़ेगा। और दुनिया की हर चीज़ को सही रखना है, जानवर भी सही रखना है, पानी भी सही रखना है, हवा भी सही रखनी है, मिट्टी भी सही रखनी है, हर चीज़ एकदम सही होनी चाहिए। It is a shift in human perceptions as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the Earth and the other planets revolved around the sun. अब देखो, कहते हैं कि ये जो बदलाव आया है ना इंसानों की सोच में, ये इतना बड़ा रेवोल्यूशन है जितना कि कॉपरनिकस का आइडिया था। कॉपरनिकस ने हमें 16th सेंचुरी में सिखाया था कि हमारी जो दुनिया है ना, वो सूरज के चारों ओर घूमती है। कॉपरनिकस से पहले माना जाता था कि सूरज हमारा चक्कर लगाता है, लेकिन कॉपरनिकस के आइडिया की वजह से बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया और हमें पता लगा कि सूरज हमारा चक्कर नहीं लगा रहा, हमारी दुनिया सूरज का चक्कर लगा रही है।
तो अब ये जो बदलाव आ रहा है ना इंसान की सोच में कि हमें दुनिया को बेहतर रखना है, इसका ख्याल रखना है, ये इतना ही बड़ा रेवोल्यूशन है जितना कोपरनिकस का आइडिया था। बात आ रही है आपके समझ में? अब देखो क्या क्या चेंजेस आएंगे आगे, आपको पता लगेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देर इज़ अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस डेट द अर्थ इटसेल्फ इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहली बार लोगों के समझ में आने लगा कि दुनिया खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी दुनिया में जान है हमारे और आपके जैसे, वो भी जिंदा है। जैसे हम और आप जिंदा हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वैसी ही दुनिया भी है। एन enormous being of which we are parts. It has its own metabolical needs and vital processes which need to be respected and preserved. और जिस तरह से आपकी और हमारी ज़रूरतें हैं, दुनिया की भी अपनी ज़रूरतें होती हैं। जैसे आप सोते हो, सांस लेते हो, खाना खाते हो, पचाते हो, बिल्कुल वैसे ही दुनिया की भी सारी ज़रूरतें हैं। और दुनिया की उन ज़रूरतों की इज्जत करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप खाना खाते हो, खाने में प्रोटीन है, कार्ब्स हैं, मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं। आप सांस लेते हो, आपके खून में ऑक्सीजन पहुंचती है। आप सोते हो, आपके दिमाग को सुकून मिलता है, आपकी बॉडी रिसेट होती है, आपकी ज़रूरतें हैं ना सारी। आप पानी पीते हो, बिल्कुल वैसे ही दुनिया की ज़रूरतें हैं। और दुनिया की ज़रूरतों को रिस्पेक्ट करना, उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। दोस्तों, दुनिया के साइंस को देखकर पता लग रहा है कि दुनिया की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ रही है। वाइटल साइंस का मतलब है कि दुनिया हमें ऐसे ज़रूरी लक्षण दे रही है, ऐसे साइंस दे रही है जो बता रहे हैं कि अब उसकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है। मानो जैसे कोई मरीज़ कमज़ोर होता जा रहा हो, उसकी तबीयत ख़राब होती जा रही हो। ठीक है, तो दुनिया के ऐसे सिम्टम्स हमें मिल रहे हैं जिससे पता लग रहा है कि दुनिया की तबीयत ख़राब हो रही है। We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generations. और अब हमने अपनी एथिकल ऑब्लिगेशंस को रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है। एथिकल ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है नैतिक जिम्मेदारी। फॉर एग्जांपल, आप किसी का मर्डर नहीं करोगे, आप किसी को परेशान नहीं करोगे, आप चोरी नहीं करोगे, वो हो गया अनएथिकल। और एथिकल क्या है कि आप दुनिया का ख्याल रखोगे, आप देखोगे कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे दुनिया को नुकसान हो रहा है, ताकि आने वाली जनरेशन के लिए एक बेहतर ज़िंदगी हो सके। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। In its report, it defined the idea as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. That is, without stripping the natural world of resources future generations would need. 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये एक कमीशन है। 1987 में इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को पॉपुलर किया था। दोस्तों, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा तो कर रहे हैं, डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन दुनिया का भी ख्याल रख रहे हैं। आने वाली जनरेशन की ज़रूरतों को ख़तरे में नहीं डाल रहा है। ऐसा नहीं है कि पानी हम पूरा ही ख़त्म कर दें, आने वाली जनरेशन के लिए बचे ही ना। हवा को हम पूरा ही पॉल्यूट कर दें, आने वाली जनरेशन सांस ही ना ले पाए। अब देखो, फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिक कार चल रही हैं बहुत ज़ोर शोर से। इलेक्ट्रिक कार से हमारी ज़रूरतें भी पूरी होंगी और उतना ज़्यादा पॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रहा है और अर्थ का ध्यान भी रखा जा रहा है। In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads, "The world's most dangerous animal." Inside the cage, there is no animal but a mirror where you see yourself. कहते हैं कि लुसाका नाम की एक जगह है, वहाँ पर एक चिड़ियाघर है और वो आता है जाम्बिया में। तो एक चिड़ियाघर है वहाँ पे लुसाका में, जिसमें ना एक पिंजरा है। पिंजरे के ऊपर लिखा हुआ है दुनिया का सबसे ख़तरनाक जानवर। लेकिन जब आप देखने जाओगे कि कौन सा जानवर है सबसे ख़तरनाक, तो वहाँ पर एक शीशा रखा हुआ है और उस शीशे में आपको अपनी शक्ल दिखेगी। तो घुमा फिरा कर कहने का मतलब ये है कि दुनिया का सबसे ख़तरनाक जानवर इंसान है। वो चिड़ियाघर आपको बता रहा है कि तुम इंसान, तुम दुनिया के सबसे ख़तरनाक जानवर हो। Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. कई देशों की अलग अलग एजेंसीज ने एफर्ट करा, मेहनत करी, और उनकी मेहनत के बदौलत ये जो सबसे ख़तरनाक जानवर है ना, इंसान, इस इंसान में जागरूकता आई, यानी अवेयरनेस आई। इसको पता लगा कि मुझे दुनिया को कैसे रखना है, अच्छे से रखना है। क्या अवेयरनेस आई इंसान में? ही हैज़ रियलाइज द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। इंसान की ये समझ में आया कि डोमिनेशन को छोड़कर पार्टनरशिप के ऊपर आना पड़ेगा।
कहने का मतलब यह है कि सबको लेकर चलना पड़ेगा, दुनिया के साथ में पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। यहाँ पर राजा बन के नहीं रहना पड़ेगा, डोमिनेट नहीं कर सकते हम कि मैं जो चाहूँगा वैसा करूँगा, ऐसा नहीं चलेगा। दुनिया का ख्याल रखना पड़ेगा, यहाँ पर डोमिनेशन नहीं चलेगा। ये बात इंसान के समझ में आई। और ये कैसे समझ में आई कि इतनी सारी एजेंसीज़ ने जो एफ़र्ट करा है, जो मेहनत करी है, जो जागरूकता फैलाई है, उसके बदौलत समझ में आई है। तो ऐसा नहीं होगा कि मेरा फ़ायदा प्लास्टिक में है तो मैं प्लास्टिक को बनाए जाऊँगा। मुझे देखना पड़ेगा कि किस में सबका फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा हो और अर्थ को भी नुकसान ना हो। तो मैं पार्टनरशिप करूँगा, डोमिनेट नहीं करूँगा। Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. साइंटिस्ट ने लगभग 1.4 मिलियन यानी 14 लाख लिविंग स्पीशीज़ को कैटलॉग किया है। देखो, बहुत सारे अलग अलग जानवर हैं, बहुत अलग अलग पक्षी हैं, बहुत सारे अलग अलग पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं हमारी दुनिया में। तो उन सभी की लिस्ट को तैयार करा है साइंटिस्ट ने, और वो लगभग 14 लाख की है, 1.4 मिलियन की है। अलग अलग कैटेगरी में डाला है। जैसे पेड़ कितने तरह के होते हैं, पीपल का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, कितने सारे। वैसे ही कीड़े मकोड़े बहुत हैं, जानवर बहुत हैं, अलग अलग स्पीशीज़ हैं, मछलियाँ अलग अलग तरह की हैं। तो ऐसी जो लिस्ट बनी है वो कितनी बनी है, 1.4 मिलियन। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीशीज। Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पेड़ पौधे हैं जिनकी लिस्ट अभी तैयार नहीं हुई। हमें पता ही नहीं कि दुनिया में ऐसी ऐसी स्पीशीज़ भी हैं। और जिन स्पीशीज़ की लिस्ट बनकर तैयार नहीं हुई ना, वो लगभग 30 लाख से लेकर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ तक पहुंच सकती है। बाप रे! मतलब आपको ये बताना चाह रहे हैं कि दुनिया कितनी बड़ी है, कितने सारे स्पीशीज़ हैं यहाँ पर, हमें पता ही नहीं अभी। हमने तो अभी तक 14 लाख तक की लिस्ट को बना रखा है, ये लिस्ट बढ़कर 30 लाख से 10 करोड़ तक हो सकती है। हमें भी पता ही नहीं कि कितने तरह तरह के जानवर यहाँ पर हैं, कितनी तरह तरह के कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे यहाँ पर हैं। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस विच डेल्ट इंटर एलिया with the question of ecology and environment was the Brandt Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha. अब देखो, अलग अलग देशों में अलग अलग कमीशंस काम कर रही है, और उन बहुत सारे कमीशंस में से एक थी ब्रांड कमीशन। ब्रांड कमीशन एक इंटरनेशनल कमीशन थी, और इसका ये काम था कि लोगों को अवेयर करे, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ना, उनकी तरफ ध्यान खींचे लोगों का। और ब्रांड कमीशन के एक रिस्पेक्टेड मेंबर थे इंडियन, जिनका नाम था मिस्टर L.K. झा। भाई, बात आ रही है समझ में। शुरुआत के दिनों में बहुत सारी कमीशंस बनी इंटरनेशनल, उनमें से एक थी ब्रांड कमीशन, और ब्रांड कमीशन के एक रिस्पेक्टेड मेंबर थे इंडियन, जिनका नाम था L.K. झा। द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स अ स्कॉच प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट। अब जब पहली ब्रांड रिपोर्ट आई तो उसने एक सवाल उठाया। सवाल ये था कि क्या हम अपने आने वाली जनरेशन को एक जली हुई धरती, फैलते हुए रेगिस्तान, उजड़ी हुई बंजर ज़मीन और बीमार एनवायरनमेंट सौंपने जा रहे हैं? ठीक है, तो रिपोर्ट ने क्या सवाल उठाया कि क्या हम इस दुनिया को बिल्कुल पॉल्यूट करके, बिल्कुल बेकार करके अपनी आने वाली जनरेशन को सौंपेंगे? दोस्तों, आर्टिकल में आगे लिखा हुआ है कि एक बुक है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, और इस बुक को लिखा है मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने। इस बुक में उन्होंने बताया कि 4 मेन बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं। पहला है फिशरीज, जहाँ से हमें मछली मिलती है खाने को। दूसरा है फॉरेस्ट, जहाँ से हमें लकड़ी मिलती है, पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है, और भी बहुत सारा सामान मिलता है। तीसरा है ग्रासलैंड्स, जानवर यहाँ से चारा खाते हैं। और चौथा है क्रॉपलैंड्स, यानी खेती वाली ज़मीन, जहाँ पर अनाज वगैरह उगाया जाता है। तो जो भी हमें अनाज, सब्ज़ी, फल वगैरह मिलता है, यहाँ से मिलता है। अब किताब ये कहती है कि ये चारों सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी की फाउंडेशन है ये। सारी दुनिया इन्हीं 4 सिस्टम से चल रही है। क्यों? क्योंकि खाना तो यहीं से मिल रहा है ना, और जो भी आपका रॉ मटेरियल है वो भी यहीं से आ रहा है। ज़्यादातर लकड़ी हो गई, कॉटन हो गई, इंडस्ट्रीज़ के लिए सब यहीं से आता है। यहाँ से हमें सिर्फ मिनरल्स और पेट्रोलियम नहीं मिलता, बाकी सब यहीं से मिलता है। दोस्तों, मिनरल्स में आता है आयरन, गोल्ड, कोल हो गया, कॉपर हो गया, और पेट्रोलियम में आएगा प्लास्टिक्स, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह। तो बस इन दोनों को छोड़कर बाकी सब कुछ हमें यहीं से मिलता है। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत यह है कि हमने इतना ज़्यादा ओवर यूज़ कर लिया इन चीज़ों का। इतनी ज़्यादा मछलियों को पकड़ा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ के लिए सामान निकाला जा रहा है, जानवरों को पैदा किया जा रहा है ताकि उनको काटा जा सके।
इतनी ज़्यादा खेती बाड़ी हो रही है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, अनाज बहुत ज़्यादा चाहिए, फल सब्जियां बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इतना ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है कि सिस्टम उसको रिकवर कर ही नहीं पा रहा, जिसकी वजह से जो मछलियां हैं ना वो गायब हो रही हैं, जंगल छोटे होते जा रहे हैं, ग्रासलैंड्स रेगिस्तान बनते जा रहे हैं, वहाँ पर हरियाली बची ही नहीं, और जो खेती वाली ज़मीन है वो बंजर होती जा रही है, अब वो पहले की जैसे फर्टाइल नहीं रही। अब देखो, लोगों को प्रोटीन ज़्यादा चाहिए तो मछली ज़्यादा खाते हैं, मछली ज़्यादा खाएंगे तो मछली ज़्यादा पकड़ी भी जाएगी। और जो गरीब देश है ना, वहाँ पर लोग जंगलों को काट काट के लकड़ी निकालते हैं और लकड़ी के ऊपर खाना पकाते हैं। इवन आज भी आप देखो, देश में अगर आप गांव देहात में जाओगे तो लकड़ी काट काट के जलाते हैं, उपले जलाते हैं, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है ना। गैस का सिलेंडर लगाएंगे तो महंगा पड़ेगा। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज, इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मायर्स, द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में आपको पता होगा, इक्वेटर के पास में जो फॉरेस्ट होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं ये, जैसा आपने अमेज़ॉन का नाम सुना होगा। तो डॉक्टर मायर्स ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन कहा है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि बहुत बड़े बड़े जंगल होते हैं, तो जाहिर है कि अगर जंगल बड़ा होगा तो पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा होंगे, उसमें जानवर भी बहुत ज़्यादा होंगे, उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी बहुत बड़ी होगी। तो इसीलिए उन्हें पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन कहा है डॉक्टर मायर्स ने। सेवरल स्पीशीज़ ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। और बहुत सारे जो स्पीशीज़ हैं, मतलब जो बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो डिसअपियर हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे अगर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। अगर हमें इन स्पीशीज़ को बचाना है तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को बचाना पड़ेगा। अगर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बर्बाद होंगे तो स्पीशीज़ हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। अब देखो, इस आर्टिकल में समझाया गया, ये पिक्चर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, बीच में इंसान है, उससे पहले क्या है, जंगल है, और उसके बाद में सूखा रेगिस्तान है, बंजर ज़मीन है। तो राइटर हमें ये बता रहे हैं कि इंसान को विरासत में तो खूब हरियाली मिली, जंगल मिले, पेड़ पौधे मिले, लेकिन उस इंसान ने विरासत में मिली हरियाली को, नेचर को, फर्टाइल ज़मीन को बंजर कर दिया, रेगिस्तान बना दिया, और अब हम अपने आने वाली जनरेशन को ये बंजर ज़मीन दे रहे हैं। The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year. कहते हैं कि ये जो दुनिया के पुराने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना, बड़े बड़े जंगल हैं जो पुराने ज़माने से चलते हुए आ रहे हैं, वो जंगल हर साल 40 से 50 मिलियन एकड़ की दर से बर्बाद हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से बर्बाद हो रहे हैं। तो हम इतने पेड़ काट रहे हैं, इतने पेड़ काट रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े जंगल हैं ना, पुराने ज़माने से चलते हुए आ रहे हैं, ये तेज़ी के साथ में सिमटते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। एंड द ग्रोइंग यूज़ ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइज़र। अब देखो, गोबर बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, ज़मीन में डालो, उपजाऊ बनाता है ज़मीन को, लेकिन दिक्कत पता है क्या हो रही है, जो गोबर मिट्टी में डलना चाहिए, जो फर्टिलाइज़र बनना चाहिए, उसको तो हम जला रहे हैं। आप गांव वगैरह में जाके देखो, उपले जलते हैं वहाँ पे, गोबर को सुखाकर फिर उसको जलाकर उसके ऊपर खाना पकता है। तो दिक्कत यहाँ पर यह है कि जिन उपलों को जलाया जा रहा है उनको मिट्टी में डालना चाहिए, वो बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट अ 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि अगर हमें साल 2000 तक लकड़ी की ज़रूरत पूरी करनी है तो जंगल लगाने की रफ्तार को 5 गुना बढ़ाना होगा। दोस्तों, इतनी पुरानी बात हो रही है यहाँ पे। मैंने आपको बताया ना कि इस आर्टिकल को 1994 में लिखा गया था। तो राइटर अपने फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 2000 तक आते आते हमें जंगल लगाने की रफ्तार को 5 गुना करना पड़ेगा, तब जाकर जो रिक्वायरमेंट है लकड़ी की वो पूरी हो पाएगी। James Peth, the president of the World Resources Institute, said the other day, "We were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half a second." वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं जेम्स पैथ। और जेम्स पैथ क्या कहते हैं? जेम्स पैथ कहते हैं कि हमें पहले लगता था कि जंगल हर 1 सेकंड में 1 एकड़ के हिसाब से कट रहे हैं, लेकिन रियलिटी में जंगल इससे ज़्यादा तेज़ी से काटे जा रहे हैं। लगभग हर 1 सेकंड में 1.5 एकड़ जंगल ख़त्म हो रहे हैं। बात आ रही है समझ में? जेम्स पैथ कहते हैं कि हमें लगता था कि इतनी तेज़ी से जंगल कट रहे हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखो तो जंगल और भी ज़्यादा तेज़ी से काटे जा रहे हैं। हमें तो 1 एकड़ पर सेकंड से ही लगता था, लेकिन रियलिटी में 1.5 एकड़ की तेज़ी से जंगल काटे जा रहे हैं। आर्टिकल 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country.
भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 48 कहता है कि सरकार को एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और एनवायरनमेंट को इम्प्रूव भी करना चाहिए, ये सरकार का काम है। और देश के जंगल और जंगल के जानवरों को बचाना चाहिए। तो नेचर को जो प्रोटेक्ट करने का काम है वो किसका है? सरकार का काम है। ये कहता है आर्टिकल 48A। बट वॉट कॉजेज एंडलेस एंग्विश इज़ द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर इन्फोर्स्ड इन इंडिया। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात यह है कि हमारे देश में ना तो कानून को कोई मानता है और ना ही कानून को सही से लागू किया जाता है। कानून का पालन होता ही नहीं है। कानून बने हुए तो हैं कि सरकार को नेचर की रक्षा करनी है, लेकिन कानून को मानता कौन है? इम्प्लीमेंट का हो रहा है कानून सही से? फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी अबॉलिश्ड, बट दे फ्लरिश शेमलेसली इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कास्टिज्म को देखो, अनटचेबिलिटी को देखो, बॉन्डेड लेबर को ले लो। बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूरी। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता तो है कि जाति प्रथा, अछूतपन और बंधुआ मजदूरी को ख़त्म कर दिया गया है। हर कोई समान है, किसी की ऊंची या नीची जाति नहीं है, जाति के आधार पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं होगा, बंधुआ मजदूरी नहीं होगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के 44 ईयर्स गुजरने के बाद भी ये सब चीज़ें खुलेआम चल रही हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में कानून एक मजाक है, ना तो सही से लागू होता और ना कोई इसे मानता। A recent report of our Parliament's Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forests over the last 4 decades. पार्लियामेंट कमेटी ने रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी करी और वो रिपोर्ट पता है क्या कहती है? वो रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले 40 सालों में भारत के जंगल बहुत ख़तरनाक हद तक कम हो गए हैं। इंडिया, अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा, is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year. एक भरोसेमंद जानकारी के हिसाब से भारत हर साल लगभग 3.7 मिलियन एकड़ जंगलों को खो रहा है। 3.7 मिलियन एकड़ जंगल कट रहे हैं हर साल। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डिजाइंड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो कागज़ के ऊपर तो जंगल हैं, सरकारी आंकड़ों में आप देखोगे, डॉक्यूमेंट्स में देखोगे तो वहाँ पर आपको जंगल दिखाई देगा, लेकिन जब एक्चुअल वहाँ पर आप जाओगे ना तो वहाँ पर आपको एक पेड़ भी नहीं दिखाई देगा। पूरा सपाट पड़ी ज़मीन है, वहाँ पे घर वगैरह दिखेंगे आपको। सिर्फ डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है कि वो जंगल है, एक्चुअल में वहाँ पर कोई जंगल नहीं बचा। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज़ एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। सरकारी आंकड़ों के मुकाबले असल में जंगल का नुकसान लगभग 8 गुना ज़्यादा हो रहा है। मतलब जो सरकार हमें बता रही है ना कि इतना नुकसान हो रहा है हर साल, उससे लगभग 8 गुना ज़्यादा नुकसान है एक्चुअल में। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. अब यूनाइटेड नेशंस ने क्या करा? 3 साल तक सैटेलाइट्स की मदद ली और आसमान में फोटोग्राफी करके एक स्टडी करी। ठीक है, 3 साल तक यूनाइटेड नेशन ने स्टडी करी, आसमान से फ़ोटोग्राफ्स ली, सैटेलाइट की मदद ली और उस स्टडी में पता चला कि हालत कितनी ख़राब है। यूनाइटेड नेशन की स्टडी ने बताया कि इन्वायरमेंट की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि 88 देशों में बहुत सारे देश क्रिटिकल स्टेज में पहुंच गए हैं। क्रिटिकल मतलब उन देशों की कंडीशन बहुत ही ख़तरनाक हो चुकी है, वहाँ बहुत कम हरियाली बची है। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. कहते हैं कि ये जो इतनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, लोग बढ़े जा रहे हैं, ये इंसान के फ्यूचर के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। इससे बड़ा कोई ख़तरा हो ही नहीं सकता। It took mankind more than 1 million years to reach the first billion. That was the world population around the year 1800. इंसान को पहली बार 1 बिलियन तक पहुंचने के लिए, यानी 100 करोड़ की पॉपुलेशन तक पहुंचने के लिए 10 लाख से भी ज़्यादा साल लगे। ये पॉपुलेशन लगभग साल 1800 के आसपास में थी। ठीक है, 1 बिलियन तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? 10 लाख साल, अ मिलियन ईयर्स। बाय द ईयर 1900 अ सेकेंड बिलियन वॉज एडेड। लेकिन सिर्फ 100 साल के बाद में ही 1900 तक एक और 100 करोड़ इंसान दुनिया में पैदा हो गए। तो पहले बिलियन तक पहुंचने में हमें कितना टाइम लगा? 10 लाख साल, और दूसरे बिलियन तक पहुंचने में सिर्फ 100 साल लगे। एंड द 20th सेंचुरी हैज़ एडेड अनदर 3.7 बिलियन। और 20वीं सदी के दौरान और 3.7 बिलियन इंसान बढ़ गए, पैदा हो गए। तो देखा आपने कितनी तेज़ी से बढ़ रही है पॉपुलेशन बाबू भैया। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन।
और अभी प्रेजेंट में दुनिया की आबादी है 5.7 बिलियन यानी 570 करोड़। और अभी मैं जब ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो मैंने चेक करा कि दुनिया की पॉपुलेशन पहुँच चुकी है 8.2 बिलियन। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन। हर 4 दिन में दुनिया की पॉपुलेशन 10 लाख लोगों से बढ़ जाती है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। जब लोग अमीर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और उनकी सेहत अच्छी होती है तो कम बच्चे पैदा करते हैं। अब आप कहोगे कि सर हेल्थ तो ये अपोजिट हो गया, अगर हेल्थ अच्छी है तो कम बच्चे क्यों हैं? देखो पहले ज़माने में क्या होता था कि बीमारियां बहुत जानलेवा थीं, इलाज नहीं था, ट्रीटमेंट सही से हो नहीं पाती थी, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे तो मर ही जाते थे। तो इसी वजह से ज़्यादा बच्चे पैदा करे जाते थे ताकि अगर 3-4 निमट भी जाएं तो तब भी जो वंश है वो चलता रहे। या फिर मान लो एक बच्चा एबनॉर्मल पैदा हो गया तो पेरेंट्स तो यही चाहेंगे ना कि वो दूसरा बच्चा पैदा करें जो नॉर्मल हो। और दूसरी बात यह है कि गरीबों का माइंडसेट इस तरह का होता है कि घर में जितने बच्चे होंगे ना, जितने लोग होंगे उतनी ज़्यादा आमदनी आएगी। तो इसी वजह से कहा कि जब पैसा आता है ना इंसान के पास में और वो एजुकेटेड होता है और उसकी हेल्थ अच्छी होती है तो कम बच्चे पैदा करता है। दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, और इसीलिए डेवलपमेंट ही सबसे बढ़िया कॉन्ट्रासेप्टिव है। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है गर्भ निरोधक। जैसे प्रेगनेंसी को रोकने के लिए पिल्स आती हैं, इंजेक्शन आते हैं, कॉन्डम्स आते हैं, ये सब कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। तो राइटर के हिसाब से जो सबसे बढ़िया कॉन्ट्रासेप्टिव है ना वो डेवलपमेंट है। जब लोग डेवलप होंगे, उनकी सोच डेवलप होगी तो वो खुद ही कम बच्चे पैदा करेंगे। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ़ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कंटिन्यूज। लेकिन डेवलपमेंट तभी पॉसिबल होता है जब लोग कम हो। लोग इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं तो डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल रमेश नाम का एक लड़का है, मिडिल क्लास है और उसके 6 बच्चे हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक मिडिल क्लास इंसान 6 बच्चों को सही से पाल पोस पाएगा, सही से एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। जैसे तैसे खींच खाच कर पालेगा उनको, अच्छा खाना नहीं खिला पाएगा, न्यूट्रिशियस फूड, और अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएगा, तो उनका डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा। वो मजदूरी वगैरह करेंगे कहीं पे। ठीक है, बात आ रही है समझ में? तो डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, लेकिन डेवलपमेंट होने के लिए भी कम लोगों का होना ज़रूरी है। द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन विच कंडम्स देम टू रिमेन पुअर। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब बच्चे पैदा करता रहता है, जिसकी वजह से वो कभी गरीबी से बाहर निकल ही नहीं पाता। मैंने आपको बताया ना कि गरीबों का माइंडसेट इस तरह का होता है कि अगर वो ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो घर में ज़्यादा आमदनी आएगी। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क। और ज़्यादा लोगों का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा लोग काम करेंगे ज़्यादा पैसा कमाएंगे। ना 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 बाबा, ज़्यादा लोगों का मतलब है कि ज़्यादा बेरोज़गार। क्योंकि जो ज़्यादा लोग होंगे, अच्छी तरह से एजुकेशन नहीं मिलेगी उन्हें, अच्छी तरह से डेवलपमेंट नहीं होगा, तो छोटा मोटा काम करेंगे, वो दिहाड़ी मजदूरी करेंगे कहीं पे, तो बेरोज़गारी बढ़ेगी। इससे ऐसा नहीं होगा कि डेवलपमेंट होगा। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरीली स्टेरिलाइज्ड। राइटर कहते हैं कि अब मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि इंसानों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करो और ज़बरदस्ती उनकी नसबंदी कराओ। स्टेरिलाइज का मतलब होता है नसबंदी कर देना। ये जानवरों के करी जाती है ताकि वो बच्चे पैदा ना कर सकें, अपनी आबादी बढ़ा ना सकें। तो राइटर कह रहे हैं कि मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि जानवरों जैसा बर्ताव करो इंसानों का और पकड़ पकड़ कर उनकी नसबंदियाँ करो। बट देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोएशन। अब सबसे बढ़िया तो ये है कि लोग खुद ही कम बच्चे पैदा करें। वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग का मतलब है कि लोगों में खुद ही इतनी समझ आ जाए कि हमें कम बच्चे पैदा करने हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो बच्चों पे बच्चे पैदा करे जा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर रहे, तो फिर ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। फिर ऐसे नियम कानून बनाने पड़ेंगे जिससे ज़बरदस्ती होगी, ज़बरदस्ती फोर्स किया जाएगा कि आप कम बच्चे पैदा करो। समझ में आ रहा है आपके? सबसे बढ़िया तो यह है कि वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग करो, खुद ही समझ जाओ कि हमें कम बच्चे पैदा करने हैं। लेकिन अगर आप नहीं समझे तो फिर ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। ऐसे नियम कानून बनाने पड़ेंगे जिससे कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। द चॉइस इज़ रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। तो अब 2 चॉइसेस हैं हमारे पास में। पहली चॉइस तो यह है कि हम कम बच्चे पैदा करें, बच्चे कम होंगे तो गरीबी कम होगी और डेवलपमेंट तेज़ी से हो पाएगा। और दूसरी चॉइस ये है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करते रहो, हम 2 हमारे 4 करते रहो और हमेशा गरीबी में रहो। पहली चॉइस कम बच्चे, अमीरी, डेवलपमेंट। दूसरी चॉइस ज़्यादा बच्चे और गरीबी। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशंस ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। आज भारत की पॉपुलेशन 920 मिलियन है, यानी 92 करोड़।
अगर अफ्रीका और साउथ अमेरिका दोनों की पॉपुलेशन को मिला दिया जाए ना, तो भी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं हो पाएगी। भारत की पॉपुलेशन फिर भी ज़्यादा रहेगी। दोस्तों, मैं आपको दोबारा से याद दिलाना चाहता हूँ कि ये आर्टिकल 1994 में लिखा गया था, तो उस टाइम पर इंडिया की पॉपुलेशन थी 92 करोड़। आज के टाइम तो भारत 150 करोड़ को छूने वाला है। स्वर्गवासी नानी पालखेवाला जी अगर आज जिंदा होते तो सर दर्द हो जाता उनका ये आर्टिकल लिखते हुए। नो वन फेमिलियर विद द कंडीशंस इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हर्ट माइंड्स अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। जो कोई भी इंडिया की कंडीशन को जानता है ना, अच्छे से समझता है इंडिया के बारे में, तो वो इस बात से सहमत होगा कि हिंदुस्तानियों की ज़िंदगी बहुत ही बुरी होने वाली है। ये छोटी छोटी झोपड़ियों में भूखे नंगे रहेंगे। इनके हालात तभी सुधर सकते हैं जब पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट। दोस्तों, इस पैराग्राफ में राइटर हमें बता रहे हैं कि लोगों की सोच में ना बदलाव आया है। पहली बार ऐसा पहली बार हुआ है कि लोगों की सोच में बदलाव आया है। पहली बार इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे प्लैनेट को बचाने की सोच रहा है। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा, अपने आसपास के लोगों के बारे में नहीं सोच रहा। पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे प्लैनेट की चिंता है उसको। वी हैव बिगिन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हॉलिस्टिक व्यू का मतलब मैं आपको बता भी चुका हूँ, बड़ी पिक्चर को देखना, एक साथ सभी चीज़ों को देखना। बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि जिन चीज़ों से हम जिंदा रह पाते हैं, जैसे हवा हो गई, पानी हो गया, जंगल है, मिट्टी है, नेचर है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि अब हम सारी चीज़ों को एक साथ देख रहे हैं, बड़ी पिक्चर को देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले ज़माने में बादशाह ऐसी जगह को देखता था जहाँ पर पानी पास में होता था, ताकि उसकी फ़ौज को और उसके जानवरों को पानी आराम से मिल जाए, खेती बाड़ी वगैरह हो सके। पूरा फोकस उसका पानी के ऊपर रहता था, ज़मीन देखता था, आसपास की उपजाऊ ज़मीन को देखता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो हवा भी देखते हैं, पानी भी देखते हैं, ज़मीन भी देखते हैं, ओजोन लेयर भी देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी देखते हैं, बर्फ़ पिघल रही है ना। बहुत सारी चीज़ें देखते हैं ना हम कि ये जानवर इतना कम हो गया, इसकी तादाद इतनी कम हो गई, ये चिड़िया गायब होती जा रही है। सबकी चिंता है, हमें एक साथ देख रहे हैं सारी चीज़ों को। तो अब चेंज ये आया है कि हम एक साथ सभी चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं और हमारे समझ में आ गया है कि सबका ठीक होना ज़रूरी है, सबको एक साथ लेके चलना होगा। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आर डिमाइस, इट इज़ आर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। अब एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि इंसान ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हमें एक मौका दे रही है बेहतर फ्यूचर का। ये पासपोर्ट है फ्यूचर में जाने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज हवा बहुत ख़राब है, लेकिन आप और मैं इस ख़राब हवा में ज़िंदा तो हैं। लेकिन अगर इस हवा को ठीक कर दिया जाए, पॉल्यूशन को ख़त्म कर दिया जाए, तो आने वाला फ्यूचर बेहतर होगा, ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। The emerging New World Vision has ushered in the era of responsibility. It is a holistic view, an ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts. अब दुनिया बदल रही है, एक नई सोच जन्म ले चुकी है और इस नई सोच का नाम है एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक ऐसा दौर है, ऐसा ज़माना है जहाँ लोगों को ज़िम्मेदार बनना होगा, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। यहाँ पर लापरवाही से काम नहीं चलेगा। ये एक ऐसी सोच है जहाँ पर नेचर और एनवायरनमेंट को साथ साथ में लेकर चलना पड़ेगा, इनके बारे में सोचना पड़ेगा आपको। दुनिया को टुकड़ों में बांटने के बजाय एक कनेक्टेड सिस्टम की तरह देखना होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये अमेरिका है, ये रशिया है, ये इंडिया है, ये जापान है। अगर अमेरिका के जंगल जल रहे हैं तो यहाँ पर भी चिंता होनी चाहिए उसकी। हमें सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्या करें कि वहाँ के जंगल ना जलें। अगर जापान में अर्थक्वेक आ रहा है तो सोचना पड़ेगा कि क्यों आ पा रहा है, क्या ऐसा गलत कर रहे हैं हम। ये सबकी जिम्मेदारी है और हर चीज़ को हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा, चाहे वो हवा हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो बंजर ज़मीन हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो नदियाँ हो, झीलें हो, समुंदर हो, सबको देखना पड़ेगा हमें। एक बड़ी पिक्चर को देखना पड़ेगा। इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन द न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस नए दौर में जहाँ जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ेंगी, वहाँ इंडस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा। वाटर ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी अफेक्टेड इफ मोर बिजनेसमैन शेयर्ड द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ ड्यूपॉन्ट, मिस्टर एडगर एस वोलार्ट। दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है मिस्टर एडगर एस वोलार्ट की। मिस्टर एडगर एस वोलार्ट ड्यूपॉन्ट नाम की कंपनी के चेयरमैन थे। तो राइटर कहते हैं कि अगर मिस्टर एडगर जैसी सोच हो जाए ना बाकी सभी बिजनेसमैन की, तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, बहुत फ़ायदेमंद होगा ये हमारे लिए।
तो मिस्टर एडगर की क्या सोच थी आगे लिखी हुई है, 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer। 5 साल पहले मिस्टर एडगर ने अपने आप को कंपनी का चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर डिक्लेयर कर दिया था। ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, आर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। उन्होंने कहा था कि अगर हमें एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर बने रहना है तो हमें एनवायरनमेंट के लिए काम करना होगा, एनवायरनमेंट का ख्याल रखना होगा। तो मिस्टर एडगर का ये मानना था कि अगर हमें अच्छा मैन्युफैक्चरर बन के रहना है तो एनवायरनमेंट का ख्याल रखना पड़ेगा, और अगर इनकी जैसी सोच बाकी सभी बिजनेसमैन की हो जाए तो बहुत फ़ायदा होगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थाचर ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words। दोस्तों अब दूसरा एग्जाम्पल दिया मार्गरेट थाचर का। ये प्राइम मिनिस्टर थी और इन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी हैं, लेकिन इनकी एक स्टेटमेंट ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई और बहुत जगह पर उसका इस्तेमाल होने लगा। मार्गरेट थाचर ने कहा था, नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी विद अ फुल रिपेयरिंग लीज। तो इनकी ये स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर हुई थी। इसका मतलब ये है कि कोई भी जनरेशन इस दुनिया की परमानेंट ओनर नहीं है, यहाँ का कोई मालिक नहीं है दुनिया का। हम सारे के सारे सिर्फ टेम्परेरी किराएदार हैं, थोड़े टाइम के लिए हम किराएदार बनकर दुनिया में आए हैं, फिर हमें वापस जाना है। हम यहाँ के परमानेंट ओनर नहीं हैं, हम यहाँ के मालिक नहीं हैं, और हम सब किराएदारों पर ये जिम्मेदारी है कि हम इस दुनिया को मेंटेन करके रखें, इसका ख्याल रखें। जैसे अगर हम अपना घर देते हैं किराए पर, तो किराएदार की जिम्मेदारी होती है कि उस घर को अच्छी तरह से रखे, और वो अपने हिसाब से कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं कर सकता उस घर में। बिल्कुल वैसे ही हम दुनिया में आए हैं किराएदार बनकर, इस दुनिया को संभाल के रखने की जिम्मेदारी हमारी है। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन। दोस्तों आखिर में कोट है मिस्टर लेस्टर ब्राउन का। मिस्टर लेस्टर ब्राउन कहते हैं, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। कहते हैं कि हमने इस दुनिया को अपने बड़ों से विरासत में नहीं लिया, हमने इस दुनिया को अपने बच्चों से उधार लिया है। हमें यह दुनिया अपने बच्चों को सही सलामत वापस लौटानी है। जब आप कोई चीज़ किसी से उधार पर लेते हो तो जैसी आपको मिली है ना, आपको वैसी देनी होती है, लौटानी होती है वापस। तो कहते हैं कि बड़ों से विरासत में नहीं मिली दुनिया, बच्चों से उधार लिए हमने, अब बच्चों को वापस लौटानी है सही सलामत, जैसी हमें मिली है वैसी उनको वापस लौटानी है। इसी के साथ में आपका चैप्टर ख़त्म होता है। क्लास 11th की प्लेलिस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको क्लास 11th इंग्लिश के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।